हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। आज देखिए छात्रों, हम लोग जो बात करेंगे वो यूनिट नंबर 5 का एक छोटा सा पार्ट और भी है और इसी के बाद हम लोग अंतिम रूप से इस पार्ट से विदा करेंगे। राजनीतिक दल और दबाव गुट, ठीक है। तो दबाव गुट या जो दबाव समूह, इनके बारे में चर्चा ऑलरेडी भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं और बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दल और दबाव ग्रुप में अंतर क्या होता है। इस पे भी एम्फसाइज करेंगे, या राजनीतिक दल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे वो वर्कआउट करता है, दबाव समूह कैसे वर्कआउट करते हैं, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इनको 1 टू 1 कर करके स्टार्ट करिए और आप चीज़ों को समझिए। देखिए, सबसे बड़ा जो आपका बेनिफिट है वो ये है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं उनको बिना समझे नहीं किया जा सकता है। कथन सही है कि गलत है, कारण सही है कि गलत है, और कथन कारण की जो कारण है, कथन जो है वो व्याख्या, कथन की व्याख्या कारण सही रूप से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या गलत व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न तब आते हैं जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आपके आने वाले टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लिया करिए। तो देखिए, आपका चूंकि एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए सब्जेक्टिव पढ़ पढ़ करके ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करिए। सब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पढ़ पढ़ करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए, सब्जेक्टिव पढ़ पढ़ करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए। बस इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो जाती। तो आइए इस तैयारी को देख लेते हैं कि क्या है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी वाकई में क्या है। जो राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा संगठित समूह है। पहली बात तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज नहीं है, कि असंगठित नहीं है, संगठित समूह है जो सामान्यतः सत्ता प्राप्त के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है। तो पहली बात है कि ये राजनीतिक दल किस लिए वर्क करता है, सत्ता प्राप्त करने का काम करता है, वो सत्ता में आए और उसका शासन चले, उसकी बातें इम्प्लीमेंटेशन हो। तो और किस लिए, निर्वाचन प्रक्रिया में, चाहे निर्बाध रूप से चुना जाए, चाहे जैसे, ठीक है, यानी चाहे मनोनीत किया जाए, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया में आता है, अथवा प्रत्याशित में मनोनीत करता है, यानी चाहे उसको मनोनयन कर लिया जाए। तो निर्वाचन की प्रक्रिया चाहे वो डायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसमें भाग लेता है या मनोनयन कर दिया जाए, और सत्ता प्राप्त के बाद सरकार के विभिन्न अंगों को संगठित, ठीक है, एवं शासित कर राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करता है, ठीक है। तो जो भी है, इस तरीके से ये मेन डेफिनेशन टाइप की हो गई, जो एक सामान्य रूप से कि राजनीतिक दल क्या है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो लोकतांत्रिक, अभी एक पार्ट और भी बनाना पड़ेगा छात्रों। मैं कल आप लोगों को एक नेक्स्ट आने वाले मंडे को हम लोग राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्य, स्टेट क्या है, और सरकार, सरकार के कितने स्वरूप हैं, क्योंकि इसको भी लेकर के कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं इसी को लास्ट पढ़ा दूंगा। तो राज्य और सरकार के बारे में कर करके और दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि सरकार की बात आती है तो कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर मोनार्की है, कहीं पर जेरेंटोलॉजी है, तो कितने प्रकार की सरकारें हो सकती हैं, इस पे भी कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी अगले वाले में कर लेंगे, चलिए, ठीक है। तो एक लेक्चर और इस पे बनाते हैं छात्रों। बस पूरे मनोयोग के साथ में आप पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट नेट ही नहीं होना चाहिए। आप अगर जेआरएफ के लिए पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो पूरी मतलब एक प्रतिबद्धता के साथ में पढ़िए कि हमको किसी भी तरीके से 70% मिनिमम जो है सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब ये टारगेट लेकर पढ़ेंगे जब इस तरीके से, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला पार्ट क्या है। तो देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रणाली, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसमें दलीय व्यवस्था के रूप हैं, ठीक है। तो जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जैसे अपने यहाँ भारत में इस समय डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर क्या है, दलीय व्यवस्था, दल रहता है। वहाँ एक दलीय हो सकते हैं, द्विदलीय भी हो सकते हैं, या बहुदलीय व्यवस्था हो सकती है। जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो कैसी है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन अगर चाइना वगैरह में देखिए तो वहाँ पर एक ही दल को पूरा मान्यता दिए हो, उसी में आपको रहना है, उसी तरीके से काम करना है, ठीक है। कहीं कहीं पर दो दलीय व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसे अगर आप अमेरिका में देखिए तो वहाँ दो दल विशेष रूप से आते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक करके, है ना। या इंग्लैंड में भी देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करके आ जाए। तो ये कहीं कहीं दो दलीय है, अपने यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, सब अपनी पार्टी बना लेते हैं। आप भी बैठे बैठे पार्टी शुरू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है। तो वैचारिकी के आधार पर हम लोग बात करें कि अगर थॉट के आधार पर, तो जो विचारधारा है, वैचारिक मतलब उनकी जो विचारधारा होती है, राजनीतिक दलों को हम लोग 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गी। दक्षिणपंथी जैसे हम कभी कभी कहते नहीं है
कि भारत में हम दक्षिणपंथी हैं। खासतौर से हमारे यहाँ वामपंथियों की बात खूब होती। वामपंथी, वाम मतलब होता बायां यानी उत्तर दिशा होता, और दक्षिण पंथ का मतलब दाहिना यानी राइट में। तो जो हमारे राइट में रहता है उसको हम अपना सपोर्टर मानने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो शासन, तो भारत में भाजपा, शिवसेना, ये सब जो है इनको हम कहते हैं कि ये दक्षिणपंथी है, ठीक है। और जो वामपंथी यानी जो सरकार के विरोध में बैठते हैं, ठीक है, कि सरकार की जो भी पॉलिसी आई उस पर क्रिटिसाइज करना, उसको अपडेट करवाना, उस पर इस तरीके से, उसको हम वामपंथी कहते हैं। जैसे भारत में माकपा है, ठीक है, भाकपा, माकपा, ये जो है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ठीक है ना, जो कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ मार्क्सिस्ट अप्रोच की रखती हैं, उनको हम वामपंथी कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिणपंथी यानी जो सरकार के सपोर्ट में है, जो पॉजिटिव में चल रहा है। निगेटिव वामपंथी का मतलब हो गया कि जो आम जनता के पक्ष में, सरकार के विरोध में जो कार्य कर रही है, उसके अपोजिट में जो उसकी क्रिटिसाइज करके निकल किया, वो मध्य मार्गी। ना हम दक्षिणपंथी है ना वामपंथी हैं, अर्थात हम दोनों को लेकर के चलते हैं, वो है भारत में कांग्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक आइडिया लगा करके चलेंगे कि दक्षिणपंथी, वामपंथी या मध्यवर्गीय। लेकिन यह है कि किसी को स्पष्ट रूप से ये कह पाना कि कौन दक्षिणपंथी है, वामपंथी है, मध्यमार्गी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी वैचारिक आधार पर ये चीजें निकल करके सामने आ जाती हैं। तो वैचारिक जब भी विचार इस तरीके से आएगा, कोई भी पार्टी जो रनिंग पार्टी के आलोचना को उत्पन्न कर करके उसमें परिवर्तन लाती है, वो वामपंथी हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी पार्टी जो कुछ मार्गों पर सपोर्ट करती है, कुछ का विरोध करती है, वो मध्य मार्ग की होगी, और जो सपोर्ट करने का काम करती है वो दक्षिणपंथी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण जो है, ठीक है, उनके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर भी किया जाता है। तो कभी कभी राजनीतिक जो दल हैं उनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर होता है, उनका क्षेत्रीय विस्तार के क्षेत्र के आधार पर भी कर दिया जाता है। जैसे भारत में झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, तो झारखंड में जो मतलब पार्टी है तो उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऐसे पूर्वांचल मुक्ति मोर्चा, मतलब जो भी ऐसे इस तरीके से बन जाए पार्टी, तो उनको क्षेत्रीय आधार पर भी पार्टियां बनती हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, क्षेत्रीय आधार पर भी बनती हैं। तो हमारे यहाँ छात्रों यही नहीं है, क्षेत्रीय आधार पर, एजेंडा के आधार पर, जातीय आधार पर भी, ठीक है, मतलब पार्टी बनाने का हमारे यहाँ बहुत बहुदलीय व्यवस्था है। तो कोई भी एक मोटो ले करके और उस पर क्या है, हम अपनी पार्टी को, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और साथ ही साथ में क्षेत्रीय भी। अब हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार, सोशल बेस क्या है, ठीक है, कि अगर कोई भी राजनीतिक दल है उनका सामाजिक आधार क्या होता है, कैसे इनको मान्यता मिलती है। तो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली है, ठीक है, लोकतांत्रिक में मतों की संख्या हेतु अपने पक्ष में लामबंद कर सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मत मिले इसके लिए अपने पक्ष में लामबंद करते हैं, ठीक है। गुटबंदी जिसको कहते हैं, लामबंदी या गुटबंदी का मतलब होता है अपने खेमे में मिलाना, अपनी आइडियोलॉजी में, अपनी आइडियोलॉजी को उनकी आइडियोलॉजी जोड़ करके और अपने खेमे में मिला लेना। तो लामबंद कर सत्ता प्राप्त करते, देखते नहीं है बहुत सारे लोग भ्रामक प्रचार प्रसार, विचारधारा और उनके अंदर में तमाम प्रकार की बातों को कहीं ना कहीं अपने से जोड़ करके क्या करते हैं, लामबंद करने का। जातिगत आधार पर जो चीज सही हो गलत हो इन सब चीजों से नहीं मतलब है, जातिगत आधार पर लामबंदी देखिए भारत के अंदर में बहुत ज्यादा चलती रहती है। क्षेत्रीय आधार पर लामबंदी, ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा मतलब अपने यहाँ व्याप्त है। तो लामबंद करने का मतलब हो गया कि मतों की संख्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी भी तरीके से अपने फेवर में करने का प्रयास करते हैं, तथा कुछ आधारों का प्रयोग करते हैं। तो कुछ आधार हैं, जैसे मैंने अभी आधार बताया, जाति है, धर्म है ना, ये सब क्षेत्रवाद है, ये सब ऐसे आधार है, या कोई इंटरेस्ट विशेष हो उस आधार। यही आधार राजनीतिक दल के सामाजिक आधार या राजनीतिक दलों के निर्माण के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तो राजनीतिक दल का जो सामाजिक आधार है, जैसे कहते नहीं, आप लोगों ने सुना होगा कि कई पॉलिटिकल पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग करती हैं, ठीक है। तो जब ये शब्द आता है कि सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ऐसा पार्टी बनाओ जिसमें सबको शामिल करो, SC ST OBC सब, मतलब सब प्रकार से, और ऐसा बनाए कि सारे लोगों को इस आइडियोलॉजी से अपने आप से मिला दीजिए ताकि मतों की संख्या आपकी हो जाए ज्यादा। तो सामाजिक आधार, इस आधार के लिए क्या है, राजनीतिक दल भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें प्रयोग करते हैं। यानी जहां पर जैसे लोग हैं, जैसे देखा कि यहाँ पर कास्टिज्म है तो कास्टिज्म वाले बेस वाले को किसी को खड़ा कर दिया, यहाँ क्षेत्रवाद का कॉन्सेप्ट क्षेत्रवाद पर, यहाँ पर धर्म को लेकर के एजेंडा है तो वहां पर धर्म वाले व्यक्ति को।
तो ये क्या है, इसी को समाज राजनीतिक दलों का सामाजिक आधार, यानी समाज जिन चीजों को मान्यता देखता है, जैसे जाति, धर्म, इन सब चीजों को मान्यता सामाजिक आधार पर है। सेकुलरिज्म तो केवल कहने के लिए है हमारे पास में, लेकिन आज भी देखिए भारत के अंदर में ये सब चीजें आधार बनी हुई हैं। लोग आंख मूंद करके काम करते हैं, अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, कोई मतलब नहीं उनको इन सब चीजों से, वो इसी पैटर्न पर काम करते हैं। ठीक है, कास्टिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, या जो भी रिलीजन का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, क्षेत्रवाद का लेकर के, नेशनलिज्म को हटा करके काम करते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के तो ये क्या है, सामाजिक आधार बनेंगे। तो जब सामाजिक आधार है, उस आधार पे अपने मतों की संख्या बढ़ाने के लिए उनको किसी न किसी तरीके से हेप्नोटाइज कर लामबंद किया जाता है। ठीक है, और ये आपका राजनीतिक दल का आधार होता है। तो राजनीतिक दल के सामाजिक आधार कौन कौन से हैं वो आपको मैंने बता दिया, जैसे जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, ये सब हो गए। चलिए अब देखिए नीचे लिखा कि धर्म राजनीतिक दल का एक प्रमुख सामाजिक आधार। भाई तो ये तो बात सही है, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम या जैन, सिख, ईसाई, इस टाइप से जो भी मतलब है वो एकदम प्रमुख एजेंडे के रूप में कि ठीक है रिलीजियस रूप से हम लोग जो है वो करते हैं कि भाई ये पार्टी कौन सी है, फला पार्टी है। ठीक है, धार्मिक आधार पर वो पार्टियां डिक्लेयर करने लगते हैं। आप सोच के देखिए कि भारत की राजनीति अभी इतनी पिछड़ी हुई है कि यहाँ पर विकास की बात नहीं होती है, अभी भी धर्म और जात के आधार पर होती है। तो धर्म क्या हुआ, सामाजिक आधार हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना कि राजनीतिक दलों का सामाजिक आधार। अब राजनीतिक दल बनाने के लिए धर्म और कभी शिक्षा और विकास लिख दिया जाए तो क्या वो सामाजिक आधार होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक अलग प्रकार का जो सोशल बेस लोगों ने बना करके अनौपचारिक रूप से रखा, वो ये धर्म हो गया, जाति हो गया, इस तरीके से बना करके रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है आप देखिए कि इसमें आर्थिक आधार, पैसे का एजेंडा, आर्थिक आधार पर राजनीतिक दल के प्रमुख स्रोत रूपे क्रिया जैसे ये, इसका मतलब ये हो गया कि आर्थिक आधार पर राजनीतिक दल जो है प्रमुख स्रोत के रूप में भाई क्या किया, बिजली बिल माफ। कोई भी सरकार आई, अभी इतनी चीजें चल रही हैं, और कोई सरकार आई उसने अपने एजेंडे में रखा कि जो भी बिल है ये सब माफ। अब क्या हुआ, मतलब जितने बिल वाले हैं, जिनका एक लंबा चौड़ा बिल है, उनका सबका वोट अमुक पार्टी को ही जाना है। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब वो अच्छी हो, बुरी हो, गलत हो, उससे सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक काम खत्म। किसानों के लिए कोई एजेंडा लेकर के आ गया कि किसानों पर जितना केसीसी का, ठीक है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का जितना भी है वो सब माफ। ठीक है, तो माफ, तो इनका सबका पूरा वोट इनको जाना है, आगे चाहे दुनिया जो भी हो जाए। ठीक है, उससे नहीं मतलब है। तो ये आर्थिक आधार पर होता है। या आप इसको देख लीजिए, जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा सबको 1,000 रुपए, तो ठीक है 1,000 रुपया दीजिए, तो युवाओं का एक बड़ा जो है आपको क्या मिल जाएगा, प्रमुख स्रोत आपको मिल जाएगा राजनीतिक दल के लिए, वोटिंग बैंक आपका प्रिपेयर्ड हो जाए। तो आर्थिक आधार भी होता है, यानी धार्मिक के साथ साथ में आर्थिक आधार हो गया। ठीक है, अब आगे सब चीजें समझ लीजिए। इसी तरीके से क्षेत्रीय आधार पर देखते नहीं है, कहीं पर कोई सूखा है, पूर्वांचल है, या जो है क्या कह सकते हैं, जैसे ललितपुर वगैरह क्षेत्र हो गया, जहां पर इस तरीके से मतलब सूखाग्रस्त वगैरह क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो क्षेत्रीय आधार पर भी राजनीतिक दलों का मतलब गठन होता है, जैसे झारखंड मुक्त मोर्चा। ठीक है, बस वैसे समझ लीजिए। तो जाति है, प्रजाति और भाषाई आधार पर भी देखिए। ठीक है, भाषाई आधार पर भी डोंगरी बोलने वाले लोग आपस में संगठित हो रहे हैं। ठीक है, जातियों के आधार पर ये तो खूब चलता रही है, ब्राह्मण मंच, और उसके बाद क्षत्रिय महासभा, फिर फला महासभा, कुर्मी महासभा, ये जितनी भी मतलब महासभा, और सब में है निषाद महासभा, सब ये सब पूरा चलता रहता है। तो इस आधार पे भी लोगों का एक बड़ा समूह लोग एकत्र, मतलब उनको विकास से कोई मतलब नहीं, जाति प्रजाति के लेवल पर और भाषाई आधार पर भी ये जो है दलों का निर्माण होता है। तो ये सब क्या है, सामाजिक आधार। और इनके अलावा भी मनोवैज्ञानिक जो है समता भी राजनीतिक दलों के निर्माण का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक मतलब जो है साम्यता का मतलब ये हो गया साइकोलॉजिकली हम क्या है, अपने आप को जोड़े, हम पुरातन हैं, हम इस तरीके से हैं, हम बाहर से आए हैं कि अंदर से हैं। तो मनोवैज्ञानिक भी राजनीतिक दल जो है वो एक साइकोलॉजी उत्पन्न करने का काम करता है, एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है, या जो भी ये चीजें, ये साइकोलॉजिकली भी कुछ लोग अपने आप को जोड़ने का काम कर देते हैं। तो ये सब आपको मनोवैज्ञानिक है, जाति प्रजात, भाषाई, क्षेत्रीय आधार हो गया, आर्थिक आधार हो गया, और धर्म, ये सब प्रमुख सामाजिक आधार के रूप में रहे, इनको ध्यान आपको रखने की जरूरत है। इसी तरीके से अब देखो इसमें आर्थिक वाला देखिए, एक चीज याद रखिएगा छात्रों, आर्थिक आधार पर भी राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक दलों के प्रमुख स्रोत के रूप में क्रिया आर्थिक आधार, लेकिन याद रखिएगा ये सामाजिक आधार के रूप में धर्म है। अब यही चीज यहाँ पर देखो, यहाँ 2 नंबर पे लिखा गया आर्थिक आधार। ठीक है, तो आर्थिक आधार में भी करते हैं, क्षेत्रीय आधार के,
लेकिन जब सामाजिक आधार के मतलब जब सामाजिक आधार की बात आती है छात्रों, तो उसमें धर्म हो जाएगा, जाति, प्रजाति और भाषा, ये सब चीजें अपने आप को जोड़िएगा, ठीक है। जो भाषा है, लैंग्वेज, क्योंकि ये सोशल होती है, ठीक है। प्रजाति, जो प्रजातिवाद है, जातिवाद है, जिसमें ये सब सोशल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जाति, प्रजाति, भाषा का जो कॉन्सेप्ट है और धर्म का जो कॉन्सेप्ट, ये सब सामाजिक आधार में आएंगे। देखो, एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार, सारे आधार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जो सामाजिक मुद्दा होता है वो सामाजिक आधार के अंतर्गत आएगा। तो राजनीतिक दलों के गठन का निम्न में से कौन सा सामाजिक आधार है, तो सामाजिक आधार लगे। लेकिन अगर उसमें पैसा पैकेज की बात करने लगे तो वो आर्थिक आधार हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, बिजली बिल माफ करना, केसीसी, ये सब कैसा आधार है, आर्थिक आधार है, सामाजिक आधार नहीं है। अब सामाजिक आधार में यही कह दें, जैसे उसमें कोई आधार सारा लिखा है, लेकिन अब उसमें कह दें राम मंदिर निर्माण, तो ये क्या है, ये सामाजिक आधार है। क्यों, ये धर्म से जुड़ा हुआ, आप समझ गए ना आप। तो सामाजिक आधार क्या बनाते, सामाजिक आधार पर भी राजनीतिक दलों का मतलब कुछ भी हो, बस केवल एक मोटो मिल गया, उसी पे जय जय चलता रहता है, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पर सब चीजें बता दे रहा हूँ छात्रों, बाकी आप इसको अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन इस पर बन करके आएगा और आप उसको सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर लीजिएगा, ठीक है। राजनीतिक दलों के, ठीक है, गठन हो गया। अब राजनीतिक दल का गठन हो गया, मान लीजिए मोटो बनाए, ज्यादा ज्यादा वोट मिला और वो गठित होकर के गए। तो राजनीतिक दलों के कार्य, दल क्या करते हैं, देखो, बहुहित समूह, विभिन्न प्रकार के हित, ठीक है। जब भी कोई अपनी पार्टी का आदमी उसमें चला जाता है तो विभिन्न प्रकार के हितों का, विविध हितों का प्रतिनिधित्व करना, सब कुछ, मतलब कहते नहीं अपनी पार्टी अंदर में है तो अब सब सारा हित, ये भी सुविधा, वो भी सुविधा, ये सुविधा, सब चीजें एक इति में है। एलन काल महोदय कहते हैं कि हितों का प्रतिनिधित्व सुरक्षा वाल्व के समान है। हितों का प्रतिनिधित्व, देखते नहीं आप अपनी पार्टी का जब भी हम लोग करते हैं तो हितों का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं कि जहां पर हमारे ज्यादा से ज्यादा हित होंगे तो इसको हम सुरक्षा वाल्व के रूप में कहते हैं, ठीक है। कि ये सुरक्षा वाल्व के रूप में होता है कि भैया हम अपने प्रोडक्शन के लिए ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाते हैं या उनको चुनते हैं। राष्ट्रीय समस्याओं या महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के समक्ष लाना, राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण ये भी कार्य हो जाता है कि जो नेशनल इश्यूज हैं, ठीक है, उनको सबको जनता के समक्ष लेकर के आना, चाहे पार्टी में रहकर चाहे विपक्ष पार्टी में रह करके उसको सामने लेकर आना। जनता व शासन में निरंतर संपर्क, मेन चीज है पार्टी का काम ये भी है कि ठीक है शासन तो चलने लगा लेकिन जनता से जा करके रूबरू करना कि जनता को किस चीज की नीड है, ठीक है। जैसे अगर इस समय जो सबसे ज्यादा जनता की नीड है छात्रों, यही है कि भाई कम से कम रोजगार मिल जाए एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि लोगों को कुछ भी करें, कैसे भी कर करके लोगों को रोजगार मिल जाए और खाना पीना लोगों का चलने लगे सुचारू रूप से। जो वैकेंसियां हैं, भर्तियां हैं, जो कम से कम नेट यूजीसी नेट लोग हैं, है ना, उनको एक साथ सम्मान कोई नौकरी मिल जाए, भले कोई जरूरत नहीं है एडहॉक पे ही कम से कम हो जाए, लेकिन उनकी ठीक ठाक सैलरी वगैरह अगर मानदेय तय हो जाए तो इससे जीवन यापन चलने लगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ये मतलब मांग होती है। और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में जोड़ना, सरल बनाना एवं स्थिर बनाना, तो ये भी राजनीतिक प्रोसेस में जैसे जोड़ना, सिंपलीफिकेशन करना, उनको स्थिर बनाना, ये सब भी काम होता है कि चीजें एजेंडों को जोड़ते रहे। सदस्यों की भर्ती, ज्यादा से ज्यादा लोग, एजेंडा राजनीतिक दल देखते नहीं लोगों मेंबरों को क्या करता है, जोड़ने का भी काम करता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए समाज के प्रचलित आदर्शों एवं मान्यताओं को सुदृढ़ करते हैं। तो जो समाज के प्रचलित आदर्श हैं, ठीक है, या मान्यता है, उनको सुदृढ़, यही पार्टियां हैं जब कोई मान्यता मानदंड चलता रहता है कहीं पर लोकल लेवल पर तो उसको और सुदृढ़ करने का कि ठीक है हम इसको देखते नहीं कहीं पर कुछ चल रहा है, मान्यता अब ये है तो वहां पर पॉलिटिकल जैसे सिस्टम लग जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है और मान्यता उसकी बढ़ जाती है। और समाज के नेक्स्ट है, समाज के मूल्यों एवं लक्ष्यों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो जब भी मूल्य और लक्ष्य हैं, देखते नहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टी जैसी होती है, जिस प्रकार की आइडियोलॉजी चलती है, वैसे वैल्यूज और लक्ष्य हमारे सामने निर्धारित होने लगते हैं, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि मैकाइवर ने राजनीतिक दलों की बात की है, तो मैकाइवर ने राजनीतिक दलों को ऐसा अभिकरण माना। कहते हैं राजनीतिक दल एक अभिकरण है, अभिकरण मतलब एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी है जिनके माध्यम से सार्वजनिक राज्य को सार्वजनिक नीति में परिवर्तित किया जाता है। तो ये डेफिनेशन लर्न करके रखिए मैकाइवर होम पेज की, राजनीतिक दल की डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, कि राजनीतिक दल एक ऐसा अभिकरण है जिसके माध्यम से सार्वजनिक राज्य को सार्वजनिक नीति में परिवर्तित, जो सार्वजनिक राज्य है ताकि वहीं से जनता से चुन करके आए
उसकी सार्वजनिक नीति में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, कि जो जनता की मांग है वो सार्वजनिक नीतियां बन करके सामने आ जाए। तो बढ़िया डेफिनेशन है, इसको लर्न करके रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है किसकी डेफिनेशन है। तो इस तरीके से इनका ये कार्य प्रणाली हो गया, ये कार्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने बताया कि सरकार के जो स्वरूप है, राज्य हैं, उनको हम एक लेक्चर इस पे और कर लेंगे। ठीक है, अब आपने दल का जान लिया, दल का काम जान लिया, लेकिन इसी बीच में कुछ लोग दल नहीं बनाते, लेकिन फिर भी दबाव समूह का निर्माण करते हैं। गजब का दबाव समूह होता है, प्रेशर ग्रुप जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में जाने। वैसे समूह वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ था, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर आप जान लेते हैं कि समूह का मतलब होता है किसी एक विशिष्ट वर्ग, कोई एक विशिष्ट वर्ग हो, सरकार, जन समूह या हित समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपस में मिलकर व्यक्तियों, मालिकों या अन्य संगठनों के समूहों को दबाव गुट या समूह कहा जाता है। मतलब इसको सीधा सीधा आप ये जान लें कि ऐसा समूह जो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लेता है, क्योंकि राजनीतिक दल तो भाग लेते हैं। ऐसा समूह जो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग ना ले, किंतु राजनीतिक नीतियों को अपने हितों में प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, राजनीतिक नीतियों को अपने हितों में प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, उसी को दबाव समूह या विशिष्ट हित समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हित समूह थोड़ा सा अलग होता है और दबाव समूह, विशिष्ट हित समूह अपना हित करेगा और दबाव समूह सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे बड़े व्यापारियों का समूह हो गया, ये क्या है, एक देखा जाए तो ये विशिष्ट हित समूह या दबाव है जो सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए वीनर महोदय यहाँ पर क्या कहते हैं, एम वीनर के अनुसार हित व दबाव समूह वे स्वैच्छिक संगठित समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर हैं, परंतु प्रशासकीय नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मतलब चाहे हित समूह, देखो जो हित समूह होता है या आर्थिक आधार इसका ज्यादा लिया रहता है। हित समूह और दबाव समूह में बेसिक अंतर यही है कि वैसे दोनों का काम है लाभ, अपने लाभोन्मुखी करना, लेकिन हित समूह जो व्यापारियों के, जो किसी अपने विशेष हित से जुड़ा रहता है, या अगर हम विशिष्ट हित कह दें तब वो दबाव समूह हो जाएगा। तो हित समूह का आर्थिक उन्मुख है, और जबकि दबाव समूह आर्थिक साथ में सामाजिक राजनीतिक भी होता है। तो ये याद रखिएगा कि दबाव समूह कभी कभी वो आर्थिक नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन सरकार के ऊपर, जैसे किसी ने कहा जंगल राज चल रहा है, तो इसका मतलब वो दबाव समूह की बात है, लेकिन हमको पैसा चाहिए तो ये हित समूह के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, तो हित व दबाव समूह वे स्वैच्छिक संगठित समूह हैं, दोनों ही, कि जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर, यानी प्रशासन से बाहर है सरकार, परंतु जो प्रशासकीय नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो वीनर महोदय का ये बहुत ही अच्छा मतलब है, इसीलिए इन्होंने कहा था कि ये जो दबाव समूह होते हैं ये अननोन एम्पायर हैं, अज्ञात साम्राज्य कहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अज्ञात साम्राज्य कहा था, अननोन एम्पायर मतलब कोई जानता नहीं है, लेकिन वाकई में इनका दबाव ऐसा होता है कि अच्छी अच्छी सरकारें गिर जाती हैं। तो अज्ञात साम्राज्य कहा है, तो किसने, वीनर महोदय ने। जो दबाव समूह है उनको अज्ञात साम्राज्य का, इसको याद करके रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि दबाव समूहों के राजनीतिक दलों से विशेष संबंध होते हैं। जितने भी दबाव समूह हैं, देखते नहीं जैसे कोई प्रेशर ग्रुप रहा, उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे हो जाता है, राजनीतिक दलों से, सीधा मतलब जो है ये उनका अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, विशेष रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को बना बनाया पकवान यहीं से डायरेक्ट मिल सकता है कि इनकी बात, अगर इनके एजेंडे को, जो भी दबाव समूह जिससे बड़ा हुआ है, अगर उसके एजेंडे को अपने राजनीतिक दल में शामिल कर लिया गया तो ये पूरा दबाव समूह का जत्था राजनीतिक दलों से जुड़ जाएगा। इसीलिए ये दबाव राजनीतिक दल व्यक्तियों की जगह पर दबाव समूहों को विशेष महत्व देते हैं, और ये दबाव समूह उस राजनीतिक दल जिनसे वे जुड़े होते हैं उन पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनते हैं। यानी किसी भी प्रेशर ग्रुप में हैं और आप जिस हित से जुड़े हुए हैं, तो अपने हित की पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे, उस पर दबाव बनाने का कार्य करेंगे। अब देखिए दबाव समूहों की महत्वपूर्ण कार्यवृत्ति, जो दबाव समूह है उनकी महत्वपूर्ण कार्यवृत्ति क्या है, संघीय और संसदीय ढांचे के अंतर्गत कार्य करना। जो संघीय और संसदीय ढांचा है उसके अंतर्गत कार्य करना। तो सबसे प्रमुख कार्य हो गया कि जो संघीय ढांचा है, संसदीय ढांचा है, इसके अंतर्गत कार्य। तो दबाव समूह जब भी कोई कार्य करती है तो कोई ना कोई संसदीय ढांचा है उसमें जाकर के, या संघीय ढांचा है जहां भी है, तो उसी के अंतर्गत रह करके अपनी मांगों को उठाते रहते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, युवा संगठन का राजनीतिक दलों से संबंधित होना, जैसे नेशनल स्टूडेंट यूनियन,
आप इंडियन कांग्रेस, ये हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये अपने आप को संघीय संसदीय जो है ढांचे से अपने आप को जोड़ लेती हैं, ठीक है, और दलों से प्रभावित होती। इसी तरीके से देखिए कि जन संचार माध्यम का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रेस मीडिया का प्रयोग दबाव समूह की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, कि उसमें क्या है कि लोगों से मिल करके एक एजेंडा निकालना और मीटिंग वगैरह इस प्रकार की चीजें करना भी जोड़ते रहते हैं, ठीक है, या कहीं पर सेमिनार और इन सब चीजों का आयोजन करना, ये इनका मेन एजेंडे के, या कहीं कहीं प्रदर्शन करना। तो कई बार लोग यह अनुभव करते हैं कि अमुक विषय उनके हित का है, यद्यपि यह विरुद्ध भी हो सकता है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारी उपभोग एवं आवश्यकता अनुभव करने की शैली पर विज्ञापनों का प्रभाव है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम जिनका उपभोग नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन बार बार अगर किसी चीज का प्रचार प्रसार, बार बार प्रचार प्रसार हो रहा है, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उनको अपने जीवन शैली में मिला लेते हैं। तो कभी कभी हमें किसी चीज को लेकर के महसूस नहीं हो रहा, हम अपना चल रहे हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति ऐसा है जो लगातार प्रचार कर करके और इस प्रकार की मांग करता है, इस प्रकार की मांग करता है कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, आपके हित का ऐसा होना ही चाहिए जो बड़ा फायदेमंद है, तो आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस दबाव समूह के अंदर में आ जाते हैं, और वो दबाव समूह की संख्या बढ़ जाती है और सरकार पर दबाव डालने का कि हमारे पास इतने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब दबाव समूह की भूमिका कैसे काम करती है वो जरा देख लेते हैं कि इनकी भूमिका, इनका रोल क्या है। ऐसे कई संगठित समूह हैं जो निर्णय लेने वालों से अपने दावे मनवाने के लिए दबाव का प्रयोग करते हैं। देखते नहीं है कि कभी कभी निर्णय लेने वाले जैसे जो डिसीजन मेकिंग में है, नीतियां पॉलिसियां बन रही हैं, तो उन पॉलिसियों में क्या होता है कि उनसे दबाव जो है दावे मनवाने के लिए दबाव बनाने का, भैया जैसे मान लीजिए आरक्षण की बात हो रही तो इस पर आरक्षण बढ़ना चाहिए, तो ये क्या है, दबाव समूह का एक मतलब जो है एजेंडा है, या इसको घटना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए, इसको इस प्रकार से होना चाहिए, तो दबाव बनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे एजेंडे आपने देखे होंगे। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हित समूह सामाजिक एकता के प्रतीक भी हैं। तो ये भी है कि जो सोशल यूनिटी बनी हुई है उसके प्रतीक तो हैं, ठीक है। दबाव तो बनाते हैं, लेकिन ये ग्रुप में एक मतलब जो है एक ग्रुप विशेष को आपस में जोड़ करके और यूनाइट करने की बात करते हैं कि हम सब लोग एक ही चट्टे बट्टे के हैं और हम सबका हित एक ही में है, तो इससे यूनिटी तो बढ़ती है। तो एक ही है कथन कारण में लग सकता है, ठीक है, कि दावे मानने के लिए दबाव का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हित समूह सामाजिक एकता के प्रतीक में है, तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। दोनों बातें सही होगी, व्याख्या नहीं होगी लेकिन बातें सही। सामान्य हितों की अभिव्यक्ति के लिए ये न केवल जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच अंतर कम करते हैं। पहली बात तो जो जनसाधारण है और निर्णय लेने वाले, यानी जनसाधारण की बात निर्णय लेने वाले को पहुंचा देने की, देखो जनता की मंशा यही है तो आप यही करिए, इसीलिए ये क्या करते हैं कि जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच अंतर को कम करते हैं। अब जब कभी अगर मान लीजिए कथन में क्वेश्चन पूछा जाए, कथन बना लिया जाए कि दबाव समूह निर्णय लेने वालों से अपने दावे मनवाने के लिए दबाव का प्रयोग करते हैं, कथन आ गया कि दबाव समूह निर्णय लेने वालों से अपने दावे मनवाने के लिए दबाव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उसमें कारण भी दे दिया कि चूंकि ये जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच अंतर कम करते हैं, ठीक है, या ये कथन दे करके और ये कारण दे दिया, तो ये कथन और कारण आपस में सही होगा और साथ ही साथ में जो है एक दूसरे की व्याख्या भी करेंगे। अपितु ये क्या करते हैं, अंतर भी कम करते हैं, अपितु पूरे समाज में परंपरागत विभाजनों को भी घटाने में सक्षम है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो परंपरागत विभाजन है वहां पर हटा दे। क्यों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म कुछ का भी हो, लेकिन अगर सबका हित एक हो गया, जैसे हम सबका मान लीजिए हो गया कि जो भी लोग नेट पास होंगे, मान लीजिए अगर कह दिया जो भी नेट पास हैं उनको मिनिमम 35,000 रुपए महीने की नौकरी डिग्री कॉलेज में दी जाए। क्यों, क्योंकि वो लिख करके आता है यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जितने भी डिग्री कॉलेज में हैं उनको मिनिमम रखा जाए, मतलब अब देखते नहीं डिग्री कॉलेज में 12,000 रुपए रखते हैं। अभी 12,000 रुपए में जाकर के आदमी पढ़ाएगा क्या, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी। लेकिन अगर सोचिए 12,000 की जगह पर 35-40,000 रुपया वो लोग देने लगे मिनिमम, कि ठीक है आपको एक महीने का वहां से गवर्नमेंट से इतना पैसा मिलेगा और जो भी होगा, तो ऐसे में क्या है ये हमारा एक हित यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो जो परंपरागत विभाजन है कि जाति धर्मवाद फलावाद ये बात क्षेत्रवाद ये सब खत्म, और इस पे एकजुटता पूरे हिंदुस्तान में आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये विभिन्न राजनीतिक ढांचों की क्रियात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी एक बात है कि विभिन्न राजनीतिक जो भी ढांचे हैं उसमें क्या है, उसमें क्रियात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का
काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए दबाव समूह का लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, पहली बात संगठित सामाजिक समूह होता है। जब भी देखते हैं ना कि दबाव समूह तभी होगा जब उसमें यूनिटी, ये नहीं कि दो से मिल करके बात तोड़ दिए और उसमें टूट गया समाज, नहीं, संगठित सामाजिक समूह। दूसरी, सदस्य समान अभिवृत्तियों और हितों द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं, उनके मध्य में जो अभिवृत्तियां होती है, मनोवेग, टेंडेंसी, हित, उनके सब एक जैसे रहते हैं, परस्पर जुड़े रहते हैं और समान होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अस्पष्ट व औपचारिक सामाजिक संरचना है, मतलब यहाँ अनौपचारिक नहीं है, दबाव समूह है तो एकदम क्लियर है कि आप जुड़े या तो यस या तो नो। स्पष्ट और औपचारिक सामाजिक संरचना के रूप में लोक निर्णयन प्रक्रिया द्वारा सामाजिक हितों की पूर्ति, राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से सहभाग न होकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव डालते। तो अगर कहा जाए राजनीतिक रूप में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं ना, राजनीतिक रूप में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, ये भी है, लोक निर्णयन प्रक्रिया में राजनीति पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, दबाव डालकर लोक निर्णय में अपने पक्ष में जारी करने का प्रयास करते हैं। तो ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि कैसे हम जानेंगे उनका उद्देश्य क्या है। अब जो मेन है क्वेश्चन कि राजनीतिक दल भी देखा जाए तो वो भी अपनी बात को मानने के लिए, अपने एजेंडे को रखने के लिए काम करता है, और दबाव समूह भी अपने हित को सिद्ध करने के लिए काम कर रहा है। फिर दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों ही संगठित समूह, यानी दोनों में समानता यही है, दोनों संगठित समूह है, ये समानता है, और दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ठीक है, दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संचालन एवं सुदृढ़ में महत्वपूर्ण, यानी दोनों लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। संगठित समूह है और दोनों ही राजनीतिक दल और दबाव समूह लोकतंत्र की प्रक्रिया को संचालन करने में, सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन अवधारणा के लेवल पर, कॉन्सेप्ट पर देखा जाए तो कुछ अंतर हैं। तो ये तो समानता हो गई। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर, समानता कहाँ पे है, तो ये दो समानताएं कि संगठित समूह है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्वेश्चन बन सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रट के रखिए। लेकिन अंतर कहाँ पे है उसमें, देखिए राजनीतिक दल सरकार के प्रचारण के लिए प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। तो यहाँ पर राजनीतिक दल जो होता है वो सभी पक्ष, यानी जितने भी इंटरेस्ट हैं सबसे संबंधित होता है। लेकिन जो आपका दबाव समूह है केवल विशिष्ट हितों की, बस केवल उनको यह है कि सर और क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बस ये है कि नेट वालों को पढ़ाने के लिए 35,000 फिक्स कर दिया जाए, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, आनंद आने लगेगा। ठीक है, ये 12,000 समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इतना। तो ये विशिष्ट हित, लेकिन राजनीतिक दल संपूर्ण हित, तो दोनों में अंतर क्लियर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज है, राजनीतिक दल नीतियों का निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन हेतु सत्ता प्राप्ति का प्रयास करता है। कि राजनीतिक दल जो है वो नीतियों का निर्माण और उनके क्रियान्वयन के लिए क्या करता है, उसको सत्ता प्राप्त करना, क्योंकि जब तक वो कहता है कि सत्ता में नहीं बैठेंगे तब तक हमारी कोई सुनेगा नहीं। लेकिन यहीं पर जो दबाव समूह है ये सदैव सत्ता से बाहर, वो कभी सत्ता में बैठना नहीं चाहता, बल्कि बाहर रह करके अपने हितों की सिद्ध करता, कहता हम बाहर बाहर आउटर रह करके क्या करेंगे, अपना हित साधते रहेंगे। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर होगी, राजनीतिक दलों हेतु अपेक्षाकृत कम परिपक्वता की आवश्यकता होती है। जो राजनीतिक दल हेतु अपेक्षाकृत कम परिपक्वता की आवश्यकता होती है, जबकि दबाव समूह के विकास एवं प्रचालन हेतु अधिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल में ये है छात्रों ना कि अगर आप पैसा वैसा लग गया और आप गए चुनाव लड़े तो वहां पर मेच्योरिटी लेवल की बात नहीं। अगर आपने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को जागरूक किया, प्रचार प्रसार किया, अपना एजेंडा बनाया, और फिर लोग आपके पार्टी वाले लोग सब मिल करके और इस पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है, तो राजनीतिक दल का बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी बनती है, एक सिस्टम, पार्टी मशीनरी बनती है, उसके तहत आपका कार्य होता है, इसलिए इस पे कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। आपको पार्टी में आना, टिकट लेना, चाहे पैसा लें, रुपया लें, कुछ भी लें, वो ये पार्टी का व्यक्तिगत मैटर। लेकिन जब यहाँ दबाव समूह की बात होती है तो यहाँ पर लोगों को जोड़ना होता है छात्रों अपनी आइडियोलॉजी से, इसीलिए इसके विकास एवं प्रचारण के लिए अधिक परिपक्व, यहाँ पर बहुत ही परिपक्व मतलब लोगों की जरूरत। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल दबाव समूह के अपेक्षाकृत कम परिपक्व होते हैं, तो बात सत्य है। और दूसरी चीज कहा जाए कि जबकि दबाव समूह विकास प्रचालन है तो अधिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है, तब फिर ये क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जबकि कई लोग यहाँ घबरा करके क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट।
फलतः इसे विकास का प्रतीक माना जा सकता है। इसीलिए दबाव समूह को क्या कहते हैं? विकास का प्रतीक, क्योंकि यहाँ आम जनता पार्टी में तो नहीं शामिल हो रही है, लेकिन फिर भी अपने हितों के लिए जागरूक है और इस प्रकार विकसित देशों में इनकी संख्या अधिकतम होती। विकासशील देशों में क्या है? पार्टी का संख्या ज्यादा। अपने यहाँ देखो विकासशील डेवलपिंग कंट्री है तो दुनिया भर की पार्टी है, लेकिन प्रेशर ग्रुप के नाम पर कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम प्रेशर ग्रुप, गिने चुने जो भी वो परिपक्व लोग हैं और कह लीजिए कि बड़े बड़े जो उद्योग घराने उन्हीं लोगों का प्रेशर ग्रुप है, बाकी कहीं प्रेशर व्रेशर ग्रुप नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ भी है पार्टी के नाम पर। तो विकसित देशों में दबाव समूह की संख्या अविकसित देशों की तुलना में अधिक होती है। ये भी आपका कथन कारण में बन सकता है। दबाव समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दबाव समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ऐसे बनाता है, राजनीतिक दल की अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व होते हैं, विकसित देशों में इनकी संख्या अधिक होती है या कम होती है, लिख देंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में देखिए कि सदस्यता के आधार पर राजनीतिक दल दबाव समूह से अधिक व्यापक होता है। एक चीज है कि अगर हम लोग सदस्यता के लेवल पर बात करें तो राजनीतिक दल बड़ा होता है, ठीक है, दबाव समूह से अधिक व्यापक होने का व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि दबाव समूह में एक लिमिटेड लोग जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य ही है कि हमें ज्यादा ज्यादा लोगों को अपने जोड़ना है ताकि हमें वोट ज्यादा मिल सके। इसलिए राजनीतिक दल बड़ा होता है इन द कंपेरिजन टू। एक राजनीतिक दल के अंदर में भी बहुत सारे दबाव समूह हो सकते हैं। साथ ही साथ एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, जबकि दबाव समूह के लिए यह आवश्यक नहीं। आप देखते नहीं है, ठीक है, अगर अभी अब बात किया जाए कि भाई आप 35,000 रुपए मिले तो अब इसमें भी आप शामिल हो जाएंगे। फिर किसी ने कह दिया पुरानी पेंशन बहाल हो तो आप कहेंगे बस मैं इसमें भी शामिल हो गया। तो जो जो मेन एजेंडे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट लगेगा उन सब में आप ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ते। लेकिन अगर कहा जाए राजनीतिक पार्टी तो आप वही है कि भाजपा, सपा, बीएसपी, कांग्रेस, कोई ना कोई उसमें से एक चूज कर लेंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शन आपके पास में ज्यादा नहीं, उसमें एक ही चूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से छात्रों अंतर भी आपको क्लियर हो गया और ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। बहुत ही सुंदर शानदार लेक्चर है, इसको समझिए, ठीक है। क्या है ये टॉपिक शानदार है। अब लेक्चर अच्छा है खराब है वो आप लोग बताएंगे, लेकिन ये टॉपिक आपके काम का है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो आज आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। धन्यवाद छात्रों।